फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीलू जुड़िया। मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे एकल व्यक्ति कंपनी के भाग को। तो हम पिछले भाग में हमने एकल व्यक्ति कंपनी की चर्चा शुरू की थी और उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पिछले के भागों को देखने के लिए आप आई बटन प्रेस करें। तो हमने कंपनी की परिभाषा, उसके विशेषाधिकार, प्रावधान, नाम में परिवर्तन इत्यादि का वर्णन कर लिया था। आज हम जो शुरू कर रहे हैं वह शुरू कर रहे हैं एकल व्यक्ति कंपनी तथा बहु व्यक्ति कंपनी में क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड, जो एकल व्यक्ति कंपनी होती है उसका बहु व्यक्ति कंपनी से अंतर बताया गया है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो पॉइंट है वह इसकी विशेषताओं और इसके विशेषाधिकारों से मिलते जुलते हैं। तो ये अपन अब तक के जो भागों में अपन ने निजी कंपनी का डिस्कशन किया था, जहाँ कंपनी की परिभाषा, विशेषताएं बताई थी, और अभी जो ये एकल व्यक्ति का जो अब तक का भाग है उसी का ही मिला जुला रूप है। तो अपन इसको जल्दी से कर लेते हैं क्विकली कि कंपनी का प्रकार क्या होता है। सबसे पहला तो जो एक एकल व्यक्ति कंपनी होती है वो हमेशा निजी कंपनी के रूप में ही सम्मिलित होती है, और जो बहु व्यक्ति कंपनी होती है वह निजी भी हो सकती है और एक सार्वजनिक कंपनी भी हो सकती है। तो जो एकल व्यक्ति कंपनी होती है उसमें सदस्य की संख्या 1 होती है। तो और बहु व्यक्ति कंपनी में अगर यदि वह निजी कंपनी तो उसमें 2 से 200 तक होगी, और यदि वह सार्वजनिक कंपनी है तो उसमें उसकी न्यूनतम संख्या 7 और अधिकतम संख्या का कोई निर्धारण नहीं है। एकल व्यक्ति कंपनी में संचालक की संख्या न्यूनतम 1 होती है और इसे अधिकतम 15 तक किया जा सकता है, और इससे अधिक भी विशेष प्रस्ताव पारित करके कर सकते हैं। और यही बहु व्यक्ति कंपनी में यदि यह निजी कंपनी है तो इसमें न्यूनतम 2, अधिकतम 15 और 15 से अधिक विशेष अधिकार प्रस्ताव पारित करके। और यदि यह सार्वजनिक कंपनी है तो न्यूनतम संचालक संख्या 3, अधिकतम 15 और 15 से अधिक अगर संचालकों की नियुक्ति करनी है तो विशेष प्रस्ताव को पारित करना पड़ेगा। तो जो एकल व्यक्ति कंपनी होती है उसमें जो एकाकी जो सदस्य होता है वही कंपनी का प्रथम संचालक होता है, और इधर जो सीमा नियम के अभिदाता होते हैं वह प्रथम संचालक माने जाते हैं। तो एकल व्यक्ति कंपनी में यदि एक ही सदस्य और एक ही संचालक है तो उसे संचालक मंडल की सभा बुलाना अनिवार्य नहीं है। लेकिन यदि एकल व्यक्ति कंपनी में संचालकों की संख्या 2 है तो उसे वित्तीय वर्ष के अंदर 2 संचालक सभाओं को बुलाना अनिवार्य है, और उन दोनों सभाओं के मध्य अंतराल 90 दिन से अधिक का होना आवश्यक है। और यदि यह बहु व्यक्ति कंपनियां हैं तो इसे वार्षिक 4 संचालक मंडल की सभाओं का बुलाना अनिवार्य है, और इन 4 सभाओं में किन्हीं 2 सभाओं के मध्य अंतर 120 दिन या उससे अधिक का होना आवश्यक है। गण पूर्ति यानी कोरम, अगर एकाकी व्यक्ति में एक ही व्यक्ति है तो उस पर ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं। गण पूर्ति संचालक मंडल की सभा में गण पूर्ति से संबंधित नियम लागू नहीं होते हैं, और यदि संचालकों की संख्या 2 है तो वे सभी प्रावधान लागू हो जाएंगे, और बहु व्यक्ति कंपनी पर तो ये प्रावधान लागू होते ही हैं। फिर जो अगला है वह है वार्षिक साधारण सभा, एनुअल जनरल मीटिंग। एकाकी व्यक्ति को एजीएम बुलाना जरूरी नहीं है, जबकि बहु व्यक्ति कंपनी को वार्षिक साधारण सभा को बुलाना आवश्यक बताया गया है। अगला जो है वह है अधिकरण की सभा बुलाने की शक्ति, यानी कि अपन इसके विशेषाधिकार में पढ़ा था कि अधिकरण या रजिस्ट्रार किसी व्यक्ति को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने के लिए आदेश दे सकता है। तो ये जो प्रावधान होते हैं वह बहु व्यक्ति कंपनियों पर लागू होते हैं, एकाकी व्यक्ति पर लागू नहीं होते हैं। इसी तरह से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 100 से लेके 111 तक के प्रावधान एकाकी व्यक्ति पर लागू नहीं होते हैं, जबकि बहु व्यक्ति कंपनी पर यह लागू होते हैं। इसमें जो संकल्प पारित यानी कि रिजोल्यूशन कब पास हुआ माना जाएगा, तो जो कंपनी का जो सदस्य है वह कंपनी को सूचना दे दे और उस संकल्प को लिखित में कर उस पर तारीख के सहित हस्ताक्षर कर दे तो वह संकल्प हुआ माना जाता है। जबकि बहु व्यक्ति कंपनियों में किसी संकल्प यानी रिजोल्यूशन को पास तब हुआ माना जाएगा जब वह सभापति द्वारा हस्ताक्षरित हो जाएगा और सारे सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित
कर लिया जाएगा। फिर नकद प्रवाह विवरण, एकल व्यक्ति की कंपनी को नकद प्रवाह विवरण बनाना अनिवार्य नहीं है, जबकि बहु व्यक्ति कंपनी को नकद प्रवाह विवरण का निर्माण करना पड़ेगा। फिर फाइनेंशियल स्टेट का अनुमोदन, जो कंपनी के वित्तीय विवरण होते हैं, एकाकी व्यक्ति कंपनी की दशा में एक ही व्यक्ति द्वारा उन्हें स्वीकृत कर लिया जाता है, जबकि बहु व्यक्ति कंपनी में जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, वार्षिक साधारण सभा, उसमें यह अंगीकृत किए जाते हैं। फिर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्वीकृत कर लिए जाते हैं, तो जो एकल व्यक्ति कंपनी होती है उसे 180 दिन के भीतर इन्हें रजिस्ट्रार को फाइल करना होता है, और उनकी जो वार्षिक विवरणी होती है उस पर हस्ताक्षर एक कंपनी सचिव है अगर कंपनी में तो उसे करने होंगे, अगर कंपनी सचिव नहीं है तो संचालक कर देगा। इसी तरह से जो बहुव्यक्ति कंपनी होती है उनके वार्षिक विवरण को वार्षिक साधारण सभा में अनुमोदित या स्वीकृत किया जाता है, और उस वार्षिक साधारण सभा के 30 दिनों के भीतर उसे कंपनी रजिस्ट्रार के सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा, और इसकी जो वार्षिक विवरणी होती है उस पर हस्ताक्षर यदि सीएस है तो वह सीएस करेगा, और यदि सीएस नहीं है तो किसी भी व्यावसायिक कंपनी सचिव या सीएस द्वारा उस पर हस्ताक्षर करवाने होंगे। अगला जो पॉइंट है वह है एकल व्यक्ति कंपनी के क्या लाभ हैं, यानी कि क्या बेनिफिट्स हैं ओपीसी कंपनी के। तो ये अपन बहुत क्विकली कर लेते हैं क्योंकि सारे जो पॉइंट्स है वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे पॉइंट से। तो इसका जो पहला है वह है एक व्यक्ति की आवश्यकता, क्योंकि इसका नाम ही एकल व्यक्ति कंपनी, तो इसके निर्माण के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसका अपना पृथक अस्तित्व होता है, अपने उत्तराधिकार होते हैं, और चूंकि यह एक एकल व्यक्ति कंपनी है और इसकी प्रदत्त अंश पूंजी को 50 लाख रुपए तक सीमित किया गया है, तो इसके अपने सीमित दायित्व हैं। एक ही व्यक्ति सदस्य होता है तो हर बात की इसमें गोपनीयता बनी रहती है। इसमें जो संचालक लागत होती है वो बहुत ही कम आती है, क्योंकि अधिक संचालकों को हमें ज्वाइन अपॉइंट नहीं करना पड़ता है। फिर ये जो पेशेवर संचालक पदाधिकारियों की सेवाओं की उपलब्धता, यानी कि यदि कंपनी में कोई कार्य है और कार्यभार अधिक है तो किसी अन्य संचालक को क्या कर सकते हैं, अपन अपॉइंट कर सकते हैं और उनकी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। और आसान वित्तीय एवं बैंककारी सेवाएं, यानी कि कई वित्तीय बैंककारी सेवाएं एकल स्वामित्व कंपनी को आसानी से दे सकती है, ऋण वगैरह, और इसके लिए साख और इत्यादि का होता है, तो इजीली आपको फाइनेंशियल मिल जाती है सुविधा। फिर इसके बाद एक कम नियमन व्यय, एक व्यक्ति कंपनी को बहु व्यक्ति कंपनी की तुलना में रजिस्ट्रार के बाद बहुत ही क्रम, यानी कि रजिस्ट्रार के बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो ओपीसी कंपनी को रजिस्ट्रार के साथ फाइल ही नहीं करनी पड़ती है, तो इसका जो नियमन व्यय होता है वो क्या होता है, कम होता है। और अगला पॉइंट है इसका उद्यमियों की प्रकृति, यानी कि एकल व्यक्ति कंपनी का जो सदस्य होता है उसका दायित्व सीमित होता है, तो जो उद्यमी बहुत ही कम जोखिम उठाने की क्षमता रखते हैं वे कंपनी के माध्यम से ज्यादा, मतलब कि क्योंकि कंपनी का और इसके सदस्य का पृथक पृथक अस्तित्व होता है, तो जो सदस्य अपने स्वयं एकल के रूप में जो नहीं कर सकता, एकल स्वामित्व के रूप में जोखिम नहीं उठाना चाहता है, तो वो क्या एकल व्यक्ति कंपनी का निर्माण करके अधिक जोखिम को उठाकर, और इस तरह से जो अपने उद्यम होते हैं उनको प्रगति मिलती है और उनका विकास होता है। अगला जो पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे वह है एकल व्यक्ति की सीमाएं। एकल व्यक्ति की सीमाएं, देखो जो एक व्यक्ति होता है वह खुद एकाकी स्वामित्व करके भी अपना व्यवसाय चला सकता है, या उसे कंपनी के रूप में रजिस्टर करवा के भी कर सकता है, तो उसके अपने कुछ लाभ हैं, कुछ सीमाएं हैं, कुछ बातें अच्छी है तो कुछ खराब भी है जो रहती है कि एकल व्यक्ति द्वारा नहीं की जा सकती है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वह है कई औपचारिकताएं। तो फ्रेंड्स, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए और बहुत सारे इसमें प्रलेख बनाने पड़ते हैं, फिर इसमें समामेलन की प्रक्रिया को निभाना पड़ता है, इसमें वैधानिक औपचारिकताएं सभी का पालन करते हुए कंपनी का निर्माण होता है। और जो निर्माण में भारी लागत, यानी कि एक बहुत राशि खर्च होती है, जैसे कि पंजीयन शुल्क, कंपनी के निर्माण में प्राप्त पेशेवर सेवाओं का शुल्क, समामेलन के लिए फाइल के लिए शुल्क, प्रलेख तैयार करने के लिए शुल्क, फाइल बनाने के लिए खर्च, तो बहुत एक बड़ा खर्चा इसमें होता है। फिर ये प्रबंधकीय संचालक की अधिक लागत, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति होता है तो जो दूसरे
संचालक होते हैं उनको पेशेवर सेवाओं के लिए हायर करना पड़ता है, तो उसके लिए एकल व्यक्ति कंपनी को बहुत बड़ी राशि का क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। तो उनका जो संचालक लागत होती है वह अधिक होती है। फिर उसके बाद है ऊंची दर से कराधान, यानी कि जो टैक्स रेट है, क्योंकि एक कंपनी है और यह पहले ही बताया गया है कि धर्मार्थ कंपनी जो होती है वह ओपीसी कंपनी के तहत रजिस्टर नहीं करा सकती, यानी तो जो वर्क करने वाली पेशेवर कंपनियां होगी वही ओपीसी कंपनी का निर्माण होगा। तो फ्रेंड, इनकी जो रेट होती है इनकम टैक्स रेट, वह एकल स्वामित्व यानी कि नॉर्मल जो संस्था होती है उनसे ज्यादा होती है, उसे कंपनी की दर से टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। दूसरा, फिर अगला जो पॉइंट है वह है सीमित वित्तीय साधन। अब एकल व्यक्ति कंपनी में प्रतिधान पूंजी 50 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए और यह अपने जनता से मांग नहीं सकती है, मतलब बहुत सीमित वित्तीय साधन होते हैं, अपने खुद का पैसा ही यूज कर सकती है। फिर अगला इसमें पॉइंट है वह है सीमित कार्य क्षेत्र। एक व्यक्ति कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय निवेश क्रियाएं नहीं कर सकती, उन पर इनका प्रतिबंध है और वह प्रतिभूति में निवेश भी नहीं कर सकती है। तो इनके जो कार्य क्षेत्र को क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है कि आपको इसी सीमा में रहकर ही कार्य करना है। फिर इसका जो अगला पॉइंट है वह है एक व्यक्ति कंपनी का अंत या अवसान, यानी कि मतलब कब वह कंपनी बंद हुई मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसकी दो दशाएं हैं कि एकल व्यक्ति कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल होती है वो 50 लाख रुपए तक की गई है। यदि 50 लाख रुपए से इसकी शेयर कैपिटल अधिक हो जाती है तो एकल व्यक्ति कंपनी का अंत हुआ माना जाता है। और दूसरा इसमें पॉइंट है टर्नओवर का अधिक होना, यानी कि जो विक्रय टर्नओवर जो है कंपनी का आवृत्त या विक्रय यदि 2 करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है तो वह एक एकल व्यक्ति कंपनी नहीं रहती है। और इस बात की सीमा रजिस्ट्रार को ऐसे सीमा क्रॉस करने के 30 दिनों के भीतर ही कंपनी रजिस्ट्रार को इसके लिए सूचित कर देना चाहिए। फिर उसके बाद है कि एक एकल व्यक्ति कंपनी को सार्वजनिक या निजी कंपनी में किस तरह से परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन की दशाएं क्या है, परिवर्तन की दशाएं वही है जो इसके अंत या अवसान की कि जब कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल इसकी लिमिट 50 लाख रुपए से अधिक हो जाएगी और टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा तो इसका सार्वजनिक या निजी कंपनी में परिवर्तन होगा। फिर इस या सदस्य और संचालक की संख्याएं, यदि निजी कंपनी एकल व्यक्ति कंपनी अपने आपको निजी कंपनी में परिवर्तित करना चाहती है तो 2, और यदि सार्वजनिक में करना चाहती है तो 3 का करना आवश्यक होगा। फिर उसके बाद सीमा नियम और अंतर नियम। एकल व्यक्ति कंपनी को अपने सीमा नियम और अंतर नियम में साधारण अथवा विशेष ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके परिवर्तन को प्रभावी करना पड़ेगा और अनुबंध जो होंगे अनुषंगी प्रावधानों में आवश्यक परिवर्तन या संशोधन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कंपनी का निजी या सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन। जब कंपनी अपने सदस्य और संचालकों की संख्या को बढ़ा देगी, उसकी प्रदत्त अंश पूंजी बढ़ जाएगी, तो कंपनी का निजी या सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन हो जाएगा और उसके लिए कंपनी अधिनियम की धारा 18 में जो प्रावधान दिए गए हैं उनका पालन भी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है वह है दंड। कभी कभी कोई एकल व्यक्ति कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है तो ऐसी दशा में कंपनी अथवा उसके किसी दोषी अधिकारी को 10,000 रुपए तक के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है तो जब उल्लंघन होता है उसके प्रथम दिन के पश्चात प्रतिदिन 1,000 रुपए तक का अर्थदंड उसको दिया जाएगा, यानी 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से उस पर पेनल्टी चार्ज की जाएगी। फिर यह बताया इसमें कि एक निजी कंपनी का ओपीसी में परिवर्तन कब होता है। तो परिवर्तन की वही शर्तें और दशाएं हैं कि जैसे कि एक कंपनी जो है ना धर्मार्थ कंपनी है और धारा 8 के अंतर्गत उसमें रूप में पंजीकृत नहीं थी तो उसका परिवर्तन हो जाएगा। और अगर यदि उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है और उसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है तो वह एकल व्यक्ति कंपनी में परिवर्तित हो जाएगी। फिर उसमें उसकी कंपनी के जो सदस्य होंगे और जो ऋणदाता होंगे उनको अपनी सहमति देनी होगी कि हमें ऐसा
परिवर्तन करने से कोई आपत्ति नहीं है और हम इस कार्य को करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करते हैं। और इस कार्य के लिए विशेष संबल इससे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अपनी साधारण सभा में। सदस्यों और ऋणदाताओं द्वारा स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये जो रिजोल्यूशन होगा उसकी एक कॉपी कंपनी रजिस्ट्रार को 30 दिनों के अंतर्गत फाइल करनी पड़ेगी और फिर इसे परिवर्तन के लिए आवेदन किया जाएगा, जिसमें संचालकों का शपथ पत्र घोषणा पत्र के रूप में होगा। इसमें यह बताया जाएगा कि सभी सदस्यों ने और सभी ऋणदाताओं ने इस परिवर्तन के लिए अपनी सहमति दे दी है और हमारी जो अंश पूंजी है, प्रदत्त अंश पूंजी 50 लाख रुपए या इससे कम है और हमारा वार्षिक विक्रय 2 करोड़ रुपए से कम है। फिर उसके साथ सभी सदस्यों और सभी ऋणदाताओं की सूची इसमें लगानी पड़ेगी और जो बैलेंस शीट, वित्तीय विवरण जो होंगे, व्यवसाय चिट्ठा और लाभ हानि खाता और सिक्योर क्रेडिटर्स का नो ऑब्जेक्शन लेटर, ये सब चीजें है ना परिवर्तन आवेदन के पत्र के साथ रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। फिर अगर इन सब चीजों से कंपनी रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाता है कि हाँ सब चीजें नियम के अनुरूप है, प्रावधान के अनुसार है, तो रजिस्ट्रार इसके परिवर्तन का प्रमाण पत्र जारी कर देता है और एक निजी कंपनी का एकल व्यक्ति कंपनी में परिवर्तन हुआ माना जाता है। लेकिन इसमें दंड संबंधी प्रावधान भी दिए गए हैं। यदि कोई एक व्यक्ति कंपनी अथवा उसका कोई अधिकारी इसके नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो कंपनी या कंपनी के दोषी अधिकारी को 5,000 रुपए की पेनल्टी दी जाएगी और यदि ये अपराध कंटिन्यू रहता है तो प्रथम अपराध के पश्चात 500 रुपए प्रतिदिन तक की पेनल्टी इसको दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज ये हुआ है एकल कंपनी व्यक्ति का पूरा डिस्कशन खत्म। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आप मेरे वीडियो को अगर यदि पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं आने वाले भागों में बीकॉम सेकेंड ईयर के कंपनी लॉ में। तो मिलते हैं अगले भाग में। फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू।